लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख अमेरिका की उस उलझन और राजनीतिक असमर्थता की ओर ध्यान दिलाता है जो चीनी तकनीक के खतरों को लेकर सामने आती रही है, खासतौर पर टिकटॉक जैसे ऐप के मामले में। कुछ महीने पहले तक जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया था, वही टिकटॉक अब लगभग आधे अमेरिकियों के मोबाइल में मौजूद है और इस मुद्दे पर सरकार भी खामोश हो गई है। लेखक दिखाता है कि कैसे अमेरिकी राजनीति इस मामले में निरंतर भ्रम और विरोधाभास में फंसी रही। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की, बाइडेन प्रशासन ने एक सुरक्षित समझौता खोजने की कोशिश की, लेकिन अंत में दोनों ही राजनीतिक दल एक मजबूत नीति ना बना सके। लेख ये भी दिखाता है कि टिकटॉक की लोकप्रियता खासकर युवाओं में है, इसीलिए नेताओं को इस पर सख्त कदम उठाने से रोकती रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी चीन के प्रति नर्म दिखना नहीं चाहती और ना ही वोट खोना चाहती है। इस बीच टिकटॉक का मालिकाना हक और उसका प्रभावशाली एल्गोरिदम अब भी चीनी कंपनी के पास है, जिसे चीन की सरकार जब चाहे उपयोगकर्ता डेटा सौंपने को कह सकती है। लेख का मूल संदेश ये है कि अमेरिका के पास अब भी कोई ठोस नीति नहीं है जो विदेशी, खासतौर पर विरोधी देशों की तकनीक की जोखिमों को समग्र रूप से समझ सके या उनका सामना कर सके। टिकटॉक पर बैन की बात करना एक प्रतीक है उस व्यापक कमजोरी का जिसमें ना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ना ही स्पष्ट कानूनी ढांचा। लेखक इस दिशा में एक संगठित, टिकाऊ और दूरदर्शी रणनीति की मांग करता है, जिसमें गोपनीयता कानून, टेक्नोलॉजी जोखिम आकलन और साइबर सुरक्षा की स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की जाएं। अर्थ ये है, ये लेख टिकटॉक को बहाना बनाकर अमेरिका की बड़ी नीतिगत चूक को उजागर करता है, चेतावनी देता है कि अगर सिर्फ डरने या टालने से काम चलाना है तो चीन की तकनीकी पकड़ और मजबूत हो दी जाएगी। पीपल्स डेली का ये लेख चीन की वर्तमान आर्थिक प्रगति और ब्रिटेन के साथ उसके भविष्य के व्यापारिक संबंधों की संभावनाओं को लेकर एक आशावादी तस्वीर पेश करता है। लेख बताता है कि 2024 और 2025 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था ने अच्छी वृद्धि दर्ज की है, जिससे विश्व बैंक और जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाओं ने भी चीन की आर्थिक संभावनाओं पर भरोसा जताया है। चीन लगातार अपनी तकनीकी क्षमताओं, उत्पादन की गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ा रहा है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने बाजार को और अधिक खुला, पारदर्शी और कानूनी ढांचे में ढाला गया बना रहा है। लेख खास तौर पर ये बताता है कि चीन और ब्रिटेन के बीच अभी जो आर्थिक साझेदारी है, वो पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रही, खासकर सेवाओं के व्यापार और निवेश के क्षेत्र में। चीन यूके का प्रमुख व्यापारिक भागीदार तो है, लेकिन यूके की सेवाओं का बहुत छोटा हिस्सा ही चीन को निर्यात होता है और यूके का चीन में निवेश भी बेहद सीमित है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के पास मिलकर आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं और अवसर मौजूद हैं। लेख का उद्देश्य ये दिखाना है कि जैसे जैसे चीन और यूके के बीच संवाद फिर से शुरू हो रहा है, व्यापार और निवेश के स्तर पर नई ऊर्जा और व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। लेखक का विश्वास है कि आने वाले समय में विशेषकर यूके की सेवा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां चीन के बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। संक्षेप में ये लेख चीन की आर्थिक मजबूती और उसके वैश्विक सहयोग, विशेष रूप से यूके के साथ को लेकर एक सकारात्मक और रणनीतिक नजरिया प्रस्तुत करता है। द गार्जियन का ये लेख 1920 के दशक के पेरिस की उस झलक को सामने लाता है जिसे अक्सर क्रेजी ईयर्स कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब ये शहर कला, संस्कृति और विविधता का जीवन केंद्र बना हुआ था। द गार्जियन में प्रकाशित ये रिपोर्ट एक नई प्रदर्शनी और एक असाधारण डिजिटल प्रोजेक्ट के जरिए उस दौर की सामाजिक बनावट, लोगों की जिंदगी और पेरिस की आत्मा को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। लेख बताता है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और म्यूजे कार्नावाले ने मिलकर 1926, 1931 और 1936 के हाथ से लिखे गए 8 मिलियन जनगणना रिकॉर्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजिटल डाटाबेस में बदला है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि अब पहली बार पेरिस में 100 साल पहले रहने वाले लगभग हर व्यक्ति का नाम, पेशा, उम्र, नागरिकता और पारिवारिक स्थिति तक खोजी जा सकती है। ये सिर्फ ऐतिहासिक जानकारी नहीं,
बल्कि उन लाखों अनाम लोगों की निजी कहानियों की खिड़की भी खोलती है जो उस दौर में पेरिस का हिस्सा थे। चाहे वो जेम्स जॉयस जैसा महान लेखक हो या किसी अपार्टमेंट में रहने वाला कोई शरणार्थी। लेख इस बात की ओर भी ध्यान खींचता है कि कैसे उस समय पेरिस युवा, अकेले रहने वाले और विविध पृष्ठभूमि से आए लोगों का शहर बन गया था, जहां अमेरिकी लेखक, रूसी शरणार्थी, मिस्री उद्योगपति और उपनिवेशों से आए मजदूर एक ही शहर की सांस में जी रहे थे। ये प्रदर्शनी सिर्फ इतिहास को नहीं दिखाती, बल्कि आज के पेरिस को उसके अतीत से जोड़ने का एक संवेदनशील, मानवीय और तकनीकी रूप से आधुनिक प्रयास भी है। इस लेख का मकसद ये दिखाना है कि तकनीक के सहारे इतिहास की भारी भरकम जानकारियों को न सिर्फ संरक्षित किया जा सकता है, बल्कि उनमें छुपी व्यक्तिगत और सामाजिक कहानियों को नए ढंग से आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ये इतिहास को एक जीवंत अनुभव में बदल देने वाली कोशिश है, जो बताती है कि शहरों की आत्मा सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि उनके लोगों की कहानियों में बसती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख का मकसद एक ऐसी समस्या की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना है जिसे हम अक्सर भावनात्मक या निजी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है: अकेलापन और सामाजिक अलगाव। लेख कहता है कि अकेलेपन की समस्या अब सिर्फ मन की बात नहीं रही, ये इंसानी सेहत को उतना ही नुकसान पहुंचा रही है जितना कोई बीमारी। दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डिप्रेशन, डिमेंशिया और समय से पहले मौतें तक इसका नतीजा हो सकती हैं। WHO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2014 से 2019 के बीच हर साल अकेलेपन से करीब 8.7 लाख मौतें हुई, यानी हर घंटे 100 मौतें सिर्फ इसलिए कि लोग अकेले थे। खासकर बुजुर्ग, युवा और गरीब देशों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में ज्यादा हैं। लेख में यह भी जोर दिया गया है कि संकट को अब राजनीतिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव अब एक लग्जरी नहीं बल्कि इंसानी जरूरत है, और इस जरूरत को नजरअंदाज करना एक राजनीतिक विफलता है। WHO ने पहली बार सामाजिक जुड़ाव पर ग्लोबल रोड मैप दिया है, जिसमें पॉलिसी, डेटा, इंटरवेंशन और सामुदायिक पहल शामिल है। कई देशों जैसे जापान, डेनमार्क, कोरिया और स्पेन ने पहले से इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। लेख एक सीधी चेतावनी देता है: अगर सरकारें, समाज और संस्थाएं अब भी चुप रहीं, तो हर बीतता दिन जिंदगी के अवसरों को छीनता जाएगा। लेकिन अगर हम मिलकर करुणा और संकल्प के साथ कदम उठाएं, तो हम ज्यादा जुड़ी हुई, सेहतमंद और मजबूत दुनिया बना सकते हैं। द हिंदू में एक लेख छपा है और इसका मकसद है सरकार और समाज का ध्यान एक ऐसी शर्मनाक और जानलेवा हकीकत की ओर खींचना जिसे हम दशकों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, और वो है सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई, यानी इंसानों से सीवर साफ करवाना। लेख साफ कहता है कि कानून, कोर्ट के आदेश और सरकार की नमस्ते योजना जैसी तमाम घोषणाओं के बावजूद हकीकत ये है कि आज भी हजारों लोग बिना सुरक्षा के उपकरणों के जोखिम उठाकर गटरों और सेप्टिक टैंकों में उतरते हैं, और हर साल सैकड़ों की जान चली जाती है। लेख बताता है कि 2022 और 2023 में ऐसी सफाई के दौरान 150 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर या तो निजी ठेकेदारों के जरिए रखे गए थे या उधार के सरकारी कर्मचारी थे, जिससे जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो गया। PPE किट और हेल्थ कार्ड जैसी बुनियादी सुरक्षा चीजें बहुत ही कम लोगों को मिलती हैं। तकनीक से समाधान मुमकिन है, जैसे ओडिशा और तमिलनाडु में मशीनों और रोबोटों के जरिए सफाई की शुरुआत हुई है, लेकिन ज्यादातर राज्यों और जिलों तक ये तो ना तो पहुंचता है और ना प्राथमिकता है। लेख इस बात की आलोचना करता है कि सरकारें बार बार मशीनीकरण की बात तो करती हैं, लेकिन जब ठेके निकाले जाते हैं तो वो फिर से मैनुअल सफाई की ही मांग करते हैं। साफ है कि भारत की असली दिक्कत नीतियों की कमी नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति और जवाबदेही की कमी है। ये भी बताया गया है कि सफाई कर्मियों में बड़ी संख्या दलितों की है, लेकिन उन्हें ना तो सही मुआवजा मिलता है, ना ही सम्मान और ना ही पुनर्वास योजनाओं में ठोस मदद। और महिलाएं जो अब भी सूखे शौचालय साफ करती हैं, तो उनको तो और भी कम जगह मिलती है नीतियों में। लेख अंत में जोर देता है कि सेप्टिक टैंक की सफाई को पूरी तरह मशीनीकृत किया जाना चाहिए, उसे एक वैध और सुरक्षित व्यवसाय बनाना चाहिए, और जो लोग मशीनें चलाएं उन्हें कर्ज और गारंटीकृत अनुबंध दिए जाने चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।